उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में दर्जनों शव तैरते देखे गए। दरअसल और इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये शव कानपुर और हमीरपुर के गांव वालों ने पानी में बहाए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि इन ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है। दरअसल यमुना नदी को कानपुर और हमीरपुर के लोग दाहिनी कालिंदी के रूप में मनाते हैं और मृत्यु होने पर इससे यमुना में शव बहा देने की पुरानी परंपरा है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बहते शव देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना के डर से शवों का दाह संस्कार करने के बजाय उन्हें बहा दिया जा रहा है। और बिहार के गोपालगंज में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां कोरोना से पीड़ित की मौत होने के बाद परिवार को शव ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला। पीपीई किट में शव को उठाकर ले जाना पड़ा। शव को पैक तक नहीं किया गया, बस पीपीई किट में लपेट दिया गया। परिजनों को शव को निजी गाड़ी से ले जाना पड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर अस्पताल इस तरह की लापरवाही करेगा तो कोरोना की चेन कैसे टूटेगी। और बिहार के गोपालगंज से ही लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। यहाँ कोविड सेंटर में शव को जमीन पर घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। शव को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया जा रहा है। इस मामले में अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। कोरोना जैसी महामारी ने हमारे कई मानवीय पहलू को सबके सामने ला दिया है। इस दौरान कई संकट और दूसरी फिक्र बढ़ाने वाली बातें भी सामने आई हैं, जैसे परिवारों और समाज का टूटना। हैदराबाद में एक युवा लड़की को घर से निकाल दिया गया, ये बहाना बनाते हुए कि उसे कोरोना है। देखते हैं हमारे सहयोगी उमा सुधीर की ये रिपोर्ट। अगर इधर नहीं बैठे तो मैं कैसे, अब बोलो मेरा पैसा काहे को पूछते। हैदराबाद की शारदा को उसके दो भाइयों ने घर से निकाल दिया, इस संदेह में कि उसे कोविड हुआ है। हालांकि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वो 28 डेज पहले मेरे को एक दिन बुखार आया। वो पेन से मैं वो मेडिसिन लाके ले तो मेरे को ठीक हो गया। तो हमारे भाई वाला बोले ये सब जने को कोरोना आ गए ना, जाके ये मुशीराबाद में टेस्ट करो बोले। मैं जाके टेस्ट कर लिया। उस दिन मेरे को रिपोर्ट में नहीं आया, सिर्फ टेस्टिंग का आईडी नंबर आया। फिर वो किट ले लेके मेडिसिन ले लेके घर को गए तो तेरे कोरोना आया, पॉजिटिव आया, तो घर को नकाओ निकाल के मेरे को बाहर निकाल दिया। बीते 28 दिन से शारदा गांधी अस्पताल के सामने रह रही हैं, जो कोविड मरीजों के लिए है। बाहर खाना बांटने वालों से खाना मिल जाता है। भाई ने 1000 रुपये दिए थे। अगर खुद उनका बीवी का बच्चे का वो लोगों को आई तो ऐसा बाहर निकल जाते क्या? अभी मेरा मन में नहीं है वो लोगों ने। हाँ, उनको मेरा पैसा चाहिए, मैं नहीं चाहिए। तो वो बैंक वाला मेरा अमाउंट अरेंज करे तो मैं खुद घर लेने के फिर घर को जाने का है। मेरा घर को जाने का है, वो लोगों का घर को जाने का नहीं है। मेरा मन दिल पूरा टूट गया। त्रासदी ये है कि शारदा को एक दिन पहले ही फोन से पता चला कि उसके छोटे भाई की कोविड से मौत हो गई। हमारा छोटा भाई आरटीसी में काम करते, उन कोरोना से मर गए कहते। फोन आया, मेरे कॉल आया। ये एक महिला की त्रासदी है। भाइयों ने कोविड के बहाने घर से निकाल दिया। शायद संपत्ति में हिस्सेदारी का भी ख्याल हो। जो भी हो, फिलहाल वो सड़क पर अपने दिन रात काट रही हैं। हैदराबाद से उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये एक दर्दनाक कहानी है। कहते हैं मुश्किलें बढ़ें तो आपके चरित्र की असली पहचान होती है। और अब राजस्थान में रोजाना कोविड के मामलों की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 18,231 नए मामले आए हैं और 164 लोगों की मौत हुई है। यहाँ मौजूदा मामले 2 लाख के करीब हैं। मामले बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ रही है। राज्य का कहना है कि उसे 615 मिलियन टन ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने 270 मिलियन टन ही निर्धारित किए हैं। हालात ये हो गए हैं कि बहुत से अस्पतालों ने मरीजों को लेना ही बंद कर दिया है। जयपुर के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS के बाहर मरीजों की कतार। भर्ती होने के लिए मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है।
कुछ अस्पताल की सीढ़ियों पे लेटे हुए हैं तो कुछ अपनी गाड़ी में बैठे हैं। सांसें फूल रही हैं और परिजन कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू हो, लेकिन इस अस्पताल में भी जगह नहीं है और ऐसे में ऑक्सीजन मिलना अपने आप में एक चुनौती है। हम एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीजन भी एक में 3-3 4-4 को दे रहे हैं। मैम मेरी मदर को मैं 2 दिन से 3 दिन से लेके जयपुर में कई हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। SMS आया है, दुर्लभ जी आया है। कितना टाइम हो गया? 4 घंटे हो गए हम बैठते हुए। कल भी आए थे हम, आज भी आए हैं, कुछ भी नहीं है। बाहर से ऑक्सीजन ला रहे तो भी व्यवस्था नहीं बैठ रही यहाँ पे। राजस्थान सरकार भी मानती है कि ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों का उपचार संभव नहीं हो पा रहा है। राज्य में एक्टिव केसेस 2 लाख छूने लगे हैं। ऑक्सीजन की जरूरत है 615 मेट्रिक टन, मिल रहा है सिर्फ 270 मेट्रिक टन। कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई है। 150 पेशेंट अभी भी हम कैटर करते करते जो हमारा 350 का फिगर था फ्लोर का, वो 150 पे आ गया। लेकिन फिर भी अभी बाहर की स्थिति अगर हम गेट की देखते हैं तो एम्बुलेंस से लाइन में लगी हुई है। उसके अंदर भी जो पेशेंट्स हैं उनका 40% सेचुरेशन है, किसी का 60% सेचुरेशन है। वो अभी फ़िलहाल उनको आईसीयू के हिसाब से कैटर करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। और उनको फिर हम जब देखते हैं कि उनको आईसीयू नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम उनको एक ऑक्सीजन बेड की नीड से उनका ट्रीटमेंट किया जाए। निजी अस्पताल पानीपत से ऑक्सीजन मंगवाते रहे थे। अब केंद्र ने राजस्थान को ऑक्सीजन जामनगर और उड़ीसा से पहुंचाना शुरू कर दिया है। ऐसे में चिंता रहती है कि पता नहीं ऑक्सीजन कब तक पहुंचेगा। निजी अस्पतालों के पास कोई चारा नहीं है। नए एडमिशन उन्होंने लेना बंद कर दिया है। जब तक हमें रोजाना की ऑक्सीजन नहीं मिल जाती और 48 घंटे का रिजर्व नहीं बन जाता, तब तक हम कोई भी नए पेशेंट को भर्ती नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विदेश से मंगवा रही है। निर्देश भी दिए हैं कि अगर भर्ती नहीं कर सको तो मरीजों को प्राथमिक उपचार और दिन में डे केयर उपलब्ध करवाओ। लेकिन अभी मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है और इसे पहुंचाने में राज्य सरकार की चिकित्सा व्यवस्था की भी सांसें फूल रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। तो ऑक्सीजन की जिस कमी की कहानी हम दिल्ली में बार बार देखते हैं, मुंबई में देखते हैं, उस तरह की कहानियां अब अलग अलग राज्यों में, गांवों में भी होने लगी है और इसको लेकर सख्ती बरतने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। आगरा में कोरोना कर्फ्यू को पूरी तरह लागू करवाने के लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। सड़कों पर निकलने वाली गाड़ियों में बैठे लोगों से पूछताछ की जा रही है। वह जरूरी काम से जा रहे हैं तो उन्हें जाने दिया जा रहा है और जो लोग बेवजह घूमने निकले हैं उनका चालान काटा जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में भी पुलिस की तैनाती की गई है। कोरोना महामारी के दौरान कुछ लोग फरिश्ते की तरह सामने आ रहे हैं तो कुछ लोग इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने एक व्यक्ति को 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गाजियाबाद से इंजेक्शन लेकर मोटी रकम के साथ कोरोना के मरीजों को भेजता था। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। लखनऊ पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने किया ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत। इसका मकसद कोरोना से पीड़ित लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाना है। ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया का कहना है कि कई फार्मा कंपनियां लोगों की मदद करना चाहती थी। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर पुलिस को दिए जिसे अब जरूरतमंदों को मुहैया करवाया जा रहा है। जिन लोगों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं उनसे पूरी जानकारी भी ली जा रही है। और बिहार के पटना में भी महावीर मंदिर कमेटी कोरोना की महामारी में मदद कर रही है। महावीर आरोग्य संस्थान में 40 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। यहां सभी तैयारियां की गई है जिससे मरीजों को सही वक्त पर इलाज मिल सके। और राजस्थान के जयपुर में एक ग्रुप ने अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हर रोज 4000 लोगों को खाना मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं 40 लोगों को खाना बनाने और दूसरे कामों में रोजगार भी दिया जा रहा है। इस ग्रुप की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना मुहैया करवाया जा सके। ओडिशा में भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की है।
स्प्लेनेड मॉल की पार्किंग में टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि ये पायलट प्रोजेक्ट है। शुरू में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जा रहा है। पंजाब सरकार ने कोविड के बढ़ते हुए मामलों के बीच गेहूं की फसल को खरीदने का काम लगभग पूरा कर लिया है। कोविड के खतरे के अलावा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सीधे हस्तांतरित करने का लाभ केंद्र सरकार किसानों को दे रही है। आढ़तियों ने इस बीच हड़ताल कर दी थी, लेकिन इन सारी रुकावटों के बावजूद राज्य सरकार ने मंडियों में आने वाली गेहूं की फसल का 90% से ज्यादा हिस्सा खरीद लिया है। कहा जाता है कि एशिया में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब में होती है और इस बार राज्य सरकार के लिए यह काम बहुत मुश्किल रहा। एक तरफ कोविड महामारी और दूसरी तरफ आढ़तीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का सीधा भुगतान नहीं करना चाह रहे थे। प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ के लिए शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद राज्य सरकार ने इसे लागू किया, जिससे मोगा के हरप्रीत सिंह जैसे कई किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਆ। तो जो सरकार ने अभी नियम लागू किया है सीधी पेमेंट वाला, ये बढ़िया है। पहले भी हमें आड़तिया के थ्रू जो पेमेंट मिलती थी वो भी शाम तक या अगले दिन मिल जाती थी। अब एक आध दिन लेट हो जाती है लेकिन पेमेंट आ जाती है। ये नियम बढ़िया है इनका। टाट की बोरियों की कमी से शुरुआत में गेहूं खरीदने में दिक्कत जरूर आई, लेकिन बाद में सरकार ने इसका भी इंतजाम कर लिया। गनी बैग्स की हमें सेंटर से अलॉटमेंट ही कम हुई, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उसका तीसरा हिस्सा मिला, क्योंकि उनकी अपनी मुश्किलें थी। गनी बैग्स अवेलेबल नहीं है, अम्फन तूफान आ गया, जूट की फसल खराब हो गई, कुछ कोविड के कारण और कुछ बंगाल के इलेक्शंस के कारण वहां जूट मिल्स नहीं चल रही थी। उनकी अपनी जूट कमिश्नर ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम थी। चुनावी साल में पंजाब सरकार आढ़तियों को भी नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए भुगतान के सॉफ्टवेयर में तब्दीली की गई, जिससे आढ़तिये किसानों को किए गए भुगतान की टोह रख सकें। नहीं सिस्टम देखो जी, अजे दिक्कतां तां हैगियां जी, क्योंकि नवा सिस्टम है जी, काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं जी। कागज़ां पत्तरां की बड़ी परेशानी हो रही है जी। अगे जिमींदार साडे सीधी पेमेंट आउंदी सी सरकार दी, असीं विदिन 24 आवर्स उन्हां दे खात्यां दे विच जो बनदा सी उन्हां दा पा दिंदे सी। इस साल 10 अप्रैल से करीब 123 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है और 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। खरीद का काम शुरू हुआ ही था कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर आ गई। फौरन सही तरह से सैनिटाइजेशन, मास्क बांटने का काम और दूसरे एहतियाती कदम उठाए गए। करीब 8,000 से ज्यादा योग्य लोग, जिनमें किसान, आड़तिये, मजदूर, खरीद एजेंसियों के कर्मियों आदि को राज्य की मंडियों में टीके भी लगाए गए। सारी बंदिशों के बावजूद सरकार अब तक 90% से ज्यादा फसल की खरीद का काम पूरा कर चुकी है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। इंसानों के साथ साथ अब वन्य जीवों में भी कोरोना संक्रमण की इक्का दुक्का खबरें आ रही हैं और फिलहाल ये फिक्र की वजह कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में लायन सफारी पार्क में 2 शेरनियों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। परसों 4 साल की शेरनी गौरी और 9 साल की शेरनी जेनिफर की रिपोर्ट RVRI बरेली से आई, जो पॉजिटिव थी। इसके बाद यहां सब हैरान हैं। रिपोर्ट के बाद लायन सफारी में वन्यजीव चिकित्सालय में इन दोनों को आइसोलेशन में रखा गया है और जरूरी इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानवरों के पास जाने वाले सभी कर्मचारियों को PPE किट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सभी कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट भी कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना में 20 से ज्यादा बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में एक महिला के सिर पर गोली भी लग गई। बाइक सवारों ने लोगों के घरों पर पथराव किया, राहगीरों के साथ मारपीट की। कुछ दिनों पहले भी चंबल कॉलोनी के इलाके में इस तरह की घटना देखने को मिली थी और ये दहशत फैलाते नजर आ रहे हैं ये लोग। बाइक पर ताबड़तोड़ इन्होंने फायरिंग की।